आज हम साझेदारी फर्म में ख्याति का लेखांकन किस प्रकार करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं ख्याति का अर्थ क्या है, क्या होती है ख्याति। ख्याति जो है, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो किसी फर्म की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह फर्म उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई अन्य फर्मों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य दर से लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। अर्थात सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि जब पुराने ग्राहक पुरानी जगह पर ही जाएंगे तो उसे हम व्यवसाय की ख्याति कहते हैं। ख्याति व्यापारिक संस्था के अच्छे संबंधों और प्रसिद्धि का मूल्य है। अतः ख्याति एक ऐसी प्रसिद्धि होती है जो फर्म के स्वामियों द्वारा भूतकाल में की गई मेहनत, ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं, उनके साथ व्यवहार में ईमानदारी, अच्छे व्यापारिक संबंध आदि के कारण उसे प्राप्त होती है। ये एक प्रकार का आकर्षण होता है जो ग्राहक को अपनी तरफ खींचता है। अतः ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है, उसकी जो रेपुटेशन है उसका वो मूल्य है जिससे कि वह फर्म उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई अन्य फर्मों द्वारा कमाए गए लाभ की सामान्य दर से ज़्यादा लाभ कमाती है। यानी जब सेम बिजनेस करने वाली दो फर्म के बीच में जो है कारोबार चल रहा है, एक जैसी वो पूंजी लगाते हैं, लेकिन एक फर्म ज़्यादा कमाती है, दूसरी फर्म कम कमाती है, तो इसका मतलब जो फर्म ज़्यादा कमाती है उसके पास ख्याति है। इसे अधिलाभ या अतिरिक्त लाभ भी कहते हैं, सुपर प्रॉफिट भी इसे कहते हैं। किसी फर्म की यह अधिलाभ प्राप्त की अक्षमता ही ख्याति कहलाती है। और जैसे जैसे किसी फर्म की जो सुपर प्रॉफिट है उसको कमाने की मात्रा बढ़ जाती है, वैसे वैसे उसकी ख्याति भी बढ़ती रहती है। और यदि कोई फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है या उसे हानि हो रही है तो इसका मतलब उसके पास ख्याति नहीं है। ख्याति का अर्थ समझने के लिए हमें इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करना जरूरी है। देखिए, एल्डन ने कहा है ख्याति उस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। यानी जो हम व्यवसाय में संबंध बनाते हैं और अपनी जो प्रसिद्धि कमाते हैं ग्राहकों के बीच में रहकर, उससे जो लाभ होता है वही ख्याति कहलाता है। ख्याति का अर्थ समझने के लिए इसकी विशेषताओं का अध्ययन जरूरी है। देखिए, यह एक अदृश्य संपत्ति है, अर्थात ये दिखाई नहीं देती। जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ऐसी संपत्तियां होती हैं जो दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ख्याति भी ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती। ये नष्ट भ्रष्ट नहीं होती, अतः इस पर अन्य स्थायी संपत्तियों की तरह डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया जाता। इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ख्याति पर ह्रास नहीं लगता, परंतु उसका मूल्य जो है निरंतर ऊपर नीचे होता रहता है। जिन व्यवसायों में सुपर प्रॉफिट होते हैं, अर्थात सामान्य लाभ की तुलना में औसत लाभ अधिक होते हैं, वहां ख्याति हमेशा ही अदृश्य संपत्ति के रूप में विद्यमान रहती है, परंतु लाभों में कमी के साथ उसके मूल्य में भी कमी आ जाती है। ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जब संपूर्ण व्यवसाय का विक्रय किया जाता है। ख्याति को अलग से नहीं बेच सकते हम, इसे जो है संपूर्ण व्यवसाय के विक्रय के साथ ही बेचा जा सकता है। इसका केवल एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो ये है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय और पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय भी ख्याति का मूल्यांकन होता है। ख्याति का सही सही मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है, क्योंकि व्यवसाय की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण इसके मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए इसका सही मूल्यांकन कठिन होता है। यह अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए सहायक होती है। यह व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ कमाने में सहायक है, क्योंकि ख्याति में अतिरिक्त लाभ कमाने की अक्षमता होती है जो अपनी प्रसिद्धि से ये कमाती है। मूल्यांकन विषय अनुसार होता है। ख्याति का मूल्यांकन व्यक्ति के निर्णय पर आधारित होता है। दो मूल्यांकनकर्ता की राय इस विषय पर भिन्न भिन्न भी हो सकती है। ख्याति की प्रकृति। ख्याति जो है भवन, मशीन, फर्नीचर आदि की तरह एक संपत्ति तो है, परंतु दोनों में अंतर ये है कि ये संपत्तियां जो है दृश्य संपत्तियां हैं और ख्याति एक अदृश्य या इनटेंजिबल या अमूर्त संपत्ति है, जिसे देखा व छुआ नहीं जा सकता, परंतु इसे महसूस किया जा सकता है। अन्य संपत्तियों की तरह इसका भी मूल्य होता है और इसका क्रय विक्रय हो सकता है। अर्थात ख्याति एक फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? विच हैज नो रियलाइजेशन वैल्यू। तथा कभी कभी तो यह मूर्त संपत्तियों जैसे भवन, फर्नीचर, मशीन आदि से भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है। इसलिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ख्याति को फर्म की संपत्तियों का हिस्सा माना जाता है, जिसे फर्म की अन्य संपत्तियों के साथ बेचा जा सकता है।
अब देखिए ख्याति की उत्पत्ति, यानी ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। एक तो व्यवसाय की प्रकृति। यदि व्यवसाय की प्रकृति ऐसी है जिसके द्वारा हमेशा बढ़िया किस्म का माल तैयार किया जाता है, जिसके कारण उसे माल की मांग उसकी हमेशा बनी रहती है, तो व्यवसाय की ख्याति ज़्यादा होगी। और इसके विपरीत व्यवसाय की ख्याति का मूल्य जो है वो कम होगा। व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। यदि व्यवसाय किसी सुविधाजनक या प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर स्थापित है तो वहां पर ग्राहक अधिक पहुंचते हैं, जिससे अधिक बिक्री होती है और लाभ की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा। बाजार की स्थिति। यदि व्यवसाय के उत्पाद का बाजार में मोनोपोली है, एकाधिकार है, तो उसकी ख्याति का मूल्य अधिक होगा। यदि कंपटीशन ज़्यादा है तो ख्याति का मूल्य कम होगा। प्रबंध की कुशलता। यदि व्यवसाय का प्रबंध योग्य, अनुभवी एवं दूरदर्शी व्यक्तियों के हाथ में है तो वे अधिक उत्पाद तथा कम लागत के सिद्धांत का लाभ उठाते हैं। इससे व्यवसाय में लाभ अधिक होंगे तथा व्यवसाय की ख्याति भी अधिक होगी। विशेष स्थान, विशेष प्रोत्साहन। यदि व्यवसाय को लाइसेंस, कच्चे माल की पूर्ति का आश्वासन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बिजली की सप्लाई का आश्वासन आदि के विशेष लाभ प्राप्त हों तो उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य भी अधिक होता है। व्यवसाय की अवधि। नए व्यवसाय की अपेक्षा पुराने व्यवसाय की ख्याति ज़्यादा होती है, क्योंकि पुराने व्यवसाय के ग्राहकों की संख्या जो नया व्यवसाय है उसकी तुलना में ज़्यादा होती है और ग्राहकों की संख्या लाभ कमाने की क्षमता की प्रतीक मानी जाती है। तो ये तत्व हैं जो बाजार में व्यवसाय की ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। ख्याति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्रय की गई ख्याति और स्वयं अर्जित ख्याति। परचेज्ड गुडविल। क्रय की गई ख्याति उस समय उत्पन्न होती है जब एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को खरीदता है, और क्रय प्रतिफल क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों से अधिक होता है। यानी कि व्यवसाय की संपत्ति अगर 2 लाख है और हम उसका मूल्य 2,20,000 रुपये दे रहे हैं, तो इसका मतलब 20,000 रुपये हम गुडविल के दे रहे होते हैं। अतः यह ख्याति नकदी में भुगतान करके प्राप्त की जाती है। इस ख्याति की मुख्य विशेषताएं हैं, यह व्यापार को क्रय करने पर उत्पन्न होती है, पुस्तकों में इसका लेखांकन किया जाता है क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया गया है, यह बैलेंस शीट में भी संपत्ति के रूप में दिखाई जाती है, और यह उपयोगी आर्थिक जीवन काल में अपलिखित की जा सकती है, राइट ऑफ की जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। नॉन परचेज गुडविल या स्वयं अर्जित ख्याति। स्वयं अर्जित ख्याति उस समय उत्पन्न होती है जब विभिन्न कारणों से व्यवसाय की प्रकृति, स्थान, स्थिति, प्रबंध आदि के कारण लाभ की मात्रा बढ़ जाती है, यानी सुपर प्रॉफिट बढ़ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट से, तथा उसके साथ साथ ख्याति भी बढ़ती जाती है। इसे जो है इनहरेंट गुडविल भी कहते हैं। इनहरेंट गुडविल का दूसरा नाम 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है स्वयं अर्जित की गई ख्याति, इसका अन्य नाम है। इस ख्याति की क्या विशेषताएं हैं? यह समय के अंतराल पर आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति होती है। पुस्तकों में इसका लेखांकन नहीं किया जाता क्योंकि इसके बदले में किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं चुकाया गया है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन करना कठिन होता है क्योंकि इसके मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसे स्थिति विवरण में नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर जो है लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार जो है ख्याति की को पुस्तकों में हम तभी दिखाते हैं जब इसके लिए धन या धन के रूप में कुछ मूल्य चुकाया गया है। इसलिए क्रय की गई ख्याति को पुस्तकों में दिखाया जाता है, जबकि स्वयं अर्जित की गई ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता। अब आइए ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। किन दशाओं में ख्याति के मूल्यांकन की हमें जरूरत पड़ती है, यानी हम उसका मूल्य क्यों निकालते हैं? निम्न परिस्थितियां होती हैं जब वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन में अनुपात में परिवर्तन होता है, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है यानी साझेदारी को छोड़कर जाता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, जब फर्म का किसी अन्य फर्म के साथ अमालगमेशन या एकीकरण हो जाता है या उसमें वो मिल जाती है, और जब साझेदार व्यवसाय को बेचता है। तो इन 5 परिस्थितियों में साझेदारी के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, नया साझेदार आता है, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, जब फर्म का एकीकरण होता हो किसी अन्य फर्म के साथ, यानी 2 फर्म मिलाकर एक कर दी जाएं, और जब साझेदारी व्यवसाय को बेचा जाता है, तो साझेदारी के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। अब देखिए साझेदारी का मूल्यांकन जो है किन विधियों से, साझेदारी के अंदर ख्याति का मूल्यांकन जो है किन विधियों से किया जाता है। ख्याति का मूल्य व्यापार की लाभ उत्पादन क्षमता पर तो निर्भर करता है, और लाभ के घटने बढ़ने से ख्याति का मूल्य भी घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए ख्याति के मूल्यांकन करने के लिए
निम्न 4 विधियों को जो है फॉलो किया जाता है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन 4 विधियों में से जो है किसी भी विधि से आप ख्याति का मूल्य निकाल सकते हो। देखिए अब हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। औसत के बारे में आप जानते होंगे, औसत कैसे निकालते हैं। औसत लाभ विधि के अनुसार ख्याति गत कुछ वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत के कुछ वर्षों के क्रय के रूप में ज्ञात की जाती है। जैसे जितने भी 5 साल का प्रॉफिट है, 8 साल का प्रॉफिट है, तो उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देंगे। इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो उससे जो है ख्याति निकल जाएगी। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। जैसे देखिए सिंपल है, आपको ये प्रॉफिट दिया है 2011 से 15, ये सब प्रॉफिट जोड़ दो, अगर हानि है तो घटा दो। जैसे यहाँ 12,000 रुपये हानि है, इसको आप लेस कर देना, तो ये 27,000 माइनस 12,000 प्लस 21,000 प्लस 29,000 और प्लस 25,000, और साल कितने हैं? 5 से इसको डिवाइड कर दो तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 18,000 रुपये। और गुडविल कैसे निकालनी है? द प्रॉफिट एंड लॉस दिस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गत 5 वर्षों के लाभ हानि पिछले 5 वर्षों के औसत के आधार पर तिगुने के बराबर जो है होगा, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 जो है ये वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आ जाएगी? 18,000 इंटू 3, 54,000। अब यहाँ समझने की बात है कि औसत लाभों को आधार हम क्यों बनाते हैं। इसको इसलिए आधार बनाया जाता है क्योंकि किसी एक वर्ष के लाभ की अपेक्षा कई वर्षों के लाभों का औसत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। क्योंकि अगर हम एक ही वर्ष का लाभ लेते हैं तो हो सकता है वो किसी असामान्य तरीके से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो इसलिए ख्याति का मूल्यांकन सही नहीं आएगा। इसलिए पिछले 4-5 सालों का हम औसत लेते हैं, जिससे कि उस पर थोड़ा विश्वास किया जा सके। क्रय के बराबर वर्षों की संख्या का क्या औचित्य है? इसका औचित्य है कि क्रय के बराबर अंशों की संख्या का आशय होता है कि व्यापार का विक्रेता व्यवसाय का लाभ क्रेता को दे देता है, क्योंकि बेचने वाला जो है व्यवसाय का लाभ खरीदने वाले को दे देता है, जो क्रेता विक्रेता के प्रयत्नों के कारण व्यवसाय से प्राप्त करेगा। यानी किसी को चला हुआ बिजनेस मिल जाए तो क्रेता को इसका फायदा होता है। तो आने वाले कुछ वर्षों में क्रेता विक्रेता की ख्याति के कारण ही सारा लाभ कमाएगा। तत्पश्चात स्वयं के प्रयत्नों से ग्राहकों के मध्य प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। इसलिए क्रेता कुछ वर्षों के लाभ से विक्रेता की क्षतिपूर्ति करता है, जो कि क्रेता विक्रेता के प्रयत्नों से ही प्राप्त करेगा। जैसे कोई चला हुआ बिजनेस है, तो चले हुए बिजनेस की ख्याति जब दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता है व्यवसाय, तो उसकी जो ख्याति है कुछ वर्षों तक जो खरीदने वाला है क्रेता जो है उसकी ख्याति का ही प्रयोग करता रहता है। इसलिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा किया जाता है। अतः औसत लाभ का गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि भविष्य में कई वर्षों तक लाभ कमाने की आशा होती है। वो दे देता भाई चला हुआ बिजनेस दे रहा हूँ मेरी गुडविल से, तो 2 या 3 साल या 5 साल तक तो अपना जो है लाभ जरूर कमाएगा। और वास्तविक औसत लाभों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि असामान्य रूप से लाभ घट या बढ़ जाते हैं, तो इस लाभ की गणना करने का उद्देश्य ये जानना होता है कि भविष्य में व्यवसाय में कितना अनुमानित लाभ होने की संभावना है। अतः गत प्रत्येक वर्ष के लाभों में से कुछ समायोजन करने होते हैं जिससे कि वास्तविक लाभ ज्ञात हो जाए, और फिर वास्तविक औसत लाभ की गणना जो है हम उस एडजस्टमेंट के बाद करते हैं। जैसे यदि वर्ष के दौरान कोई असाधारण हानि हुई है तो उसे लाभों में जोड़ देंगे, जैसे आग लग गई, चोरी होगी। वर्ष में अगर कोई असाधारण आय हुई है, जैसे सट्टे या कौन बनेगा करोड़पति के गेम से आय हो जाए, तो वो व्यवसाय की असामान्य आय है, उसे लाभों में से घटा देंगे। विनियोग से संबंधित आय, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यह आय व्यवसाय की सामान्य व्यवसायिक क्रिया से संबंधित नहीं है, तो उसको भी हम जो है व्यवसाय के लाभों में से घटा देंगे। तो असामान्य हानि और असामान्य हानि को जोड़ देंगे और असामान्य लाभों को घटा देंगे। इसके अलावा यदि कोई ऐसा आवर्ती प्रकृति का व्यय है जो हर साल होता है, रिकरिंग नेचर का, जिनका अगले वर्ष में भी भुगतान किया जाएगा, तो ऐसे व्ययों जैसे बीमा व्यय है, साझेदार का पारिश्रमिक है आदि को भी औसत लाभ में से घटा दिया जाएगा, क्योंकि वो खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में जरूर करने होते हैं। देखिए जैसे ये इलस्ट्रेशन है, सौरभ, मोहित और निखिल जो है
फर्म की कुल पूंजी 1 लाख रुपए है, पिछले 3 वर्षों का शुद्ध लाभ उनका ये है। और लेकिन वर्ष 2014-15 में 3,000 रुपए की असामान्य हुई। 2014-15 का प्रॉफिट कितना है? 46,000। और इस दौरान जो है 3,000 रुपए की असामान्य हानि हुई, यानी ये हानि इसमें से घटी हुई है। इसलिए इस असामान्य हानि को वापस जोड़ देंगे ताकि वास्तविक लाभ आ जाए। अर्थात 2014-15 का हम कितना मानेंगे प्रॉफिट? 49,000। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय पर करना है। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। तो जो आपका 2013-14 का प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपये, और 14-15 का 46,000 प्लस 3,000, ये जो है 49,000, और 15-16 का 52,000। तो 3 से इसे डिवाइड करोगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल था, तो 94,000 वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। वैल्यू एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ले दिया और 2 साल से की परचेज के हिसाब से उसे गुणा करके ये गुडविल आ जाएगी। यहाँ पर नया पॉइंट क्या है? सिर्फ अब नॉर्मल लॉस को आपने प्रॉफिट में जोड़ना है जिस साल के प्रॉफिट से वो घट चुका है। अब आइए नेक्स्ट, मीना और सम्मी का व्यापार जो है 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने क्रय किया, और गत 3 वर्षों में व्यापार से निम्न लाभ प्राप्त हुए। देखिए 15-16 में ये असामान्य लाभ है 5,000, ये घटा देंगे। 2016-17 में 50,000 है, इसमें असामान्य हानि है, ये जोड़ देंगे। और 40,000 उसमें से 5,000 रुपये फर्म की संपत्तियों वार्षिक बीमा प्रीमियम नहीं घटाया गया है जो इस वर्ष कराया गया है। ये 5,000 रुपये का वार्षिक बीमा प्रीमियम है जो हर साल होगा, इसलिए इसे भी घटाया जाएगा हम सभी सालों के प्रॉफिट। जैसे अब ये जो आपका 15-16 में कितना लेना है, अब नॉर्मल गेन घटा के 35,000, और इसमें 60,000, ये जो है 35,000 और ये 60,000, और 17-18 का कितना है? 40,000 रुपये। ये 5,000 रुपये का जो एनुअल प्रीमियम है ये हर साल का है, तो इसे या तो हम इकट्ठा सब सालों में से घटा दें 5,000 रुपये, या इकट्ठा एवरेज लेके एक बार घटा सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट 45,000 आ गया, एनुअल प्रीमियम 5,000 रुपये घटा के एवरेज प्रॉफिट 40,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपकी है 2 साल, 2 ईयर परचेज, तो 2 से इसको गुणा कर दो, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। ये 5,000 रुपये अलग अलग भी घटा सकते हो, हमने एक ही बार घटा दिया इसकी एवरेज लेके, और 5, क्योंकि ये एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि हर साल होगा, तो इसलिए पर्टिकुलर ईयर से संबंधित नहीं है इसको, इसलिए एक बार में ही एवरेज प्रॉफिट में से घटा देंगे। फिर उसके बाद आता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज में क्या होता है, हम प्रॉफिट को वेट देते हैं 1, 2, 3, 4 के हिसाब से, और फिर उसको गुणा करते हैं। तो इसमें भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट्स। और वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे देखिए ये प्रॉफिट है 2014, 15, 16, 17, 18 का, ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ लिख दो, और वेट दे रखी है 2014 से लेकर और जो है 18 तक जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये वेट देंगे। वेट का क्या मतलब होता है कि 2018 के प्रॉफिट को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, 2018 के प्रॉफिट को ज़्यादा महत्व देते हैं, 17 के को थोड़ा कम, 16 के को और कम, 15 के को और कम, 14 वाले को और कम। तो वेट का सिर्फ यही मतलब होता है। अगर हम पिछले मेथड में जो है कुछ भी वेट नहीं देते थे, इसका मतलब सब प्रॉफिट को, सब सालों के प्रॉफिट को हम समान महत्व देते थे। अब जो हमने महत्व बढ़ा दिया कि रिसेंटली जो कमाया है उसका महत्व ज़्यादा है, पीछे कमाया उसका थोड़ा कम है, और जो लास्ट में कमाया उसका थोड़ा और कम है। अब इनको गुणा कर दो, 17,500 गुणा 1, 20,000 गुणा 2, 24,000 गुणा 3, ये आपकी प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा। और इसको जो वेट है, वेट का भी टोटल करो 15, और इसको 15 से डिवाइड करो, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो ऐसे जो है वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगी। इस विधि के क्या फ़ायदे हैं? एक सरल और व्यवहारिक विधि है। कई गत वर्षों के लाभों के आधार पर औसत लाभ ज्ञात करने के कारण इसे व्यवसाय की सही जो है लाभ कमाने की शक्ति की संभावना बनी रहे का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। दोष क्या है इसमें? व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और वास्तव में एक व्यवसाय की लाभ कमाने की अक्षमता पूंजी पर ही निर्भर करती है, और गत कितने वर्षों के लाभ के आधार पर औसत ज्ञात किया जाए इसका भी कोई ठोस आधार नहीं है। फिर उसके बाद आइए सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि व्यवसाय को जितना लाभ कमाना चाहिए उससे ज़्यादा वो लाभ कमा लेता है, तो जो ज़्यादा लाभ कमाया वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जितना कमाना चाहिए वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है।
मान लिया 10 लाख रुपए की कैपिटल पर नॉर्मल जो है 10% लाभ कमाना चाहिए, तो 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। और अगर कंपनी ने 1.5 लाख रुपए कमाया तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख सुपर प्रॉफिट 50,000 हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस फिर जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसे भी कुछ निश्चित राशि से 2, 3, 4 जितनी भी जो है निश्चित हो जाए साझेदारों के बीच में, उससे गुणा करके गुडविल की वैल्यू निकलती है। तो गुडविल निकालना है, क्या फार्मूला इसमें? एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालें, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिएगा हमें। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जितनी कैपिटल लगाई थी और जिस रेट से, जैसे मैंने भी बताया था 1 लाख पर जो है 10% कमाया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा फिर? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये चारों बातें आपको याद रखनी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आपने पिछले मेथड में सीखा, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे देखिए ये बिजनेस में जो है 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और प्रॉफिट क्या कमाया? ये। तो सारे प्रॉफिट को जोड़ दो 5 सालों का, ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपये। कैपिटल कितनी है? 5 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। यानी कि 5 लाख पर 10% नॉर्मल उसे कमाना चाहिए था। 5 लाख पर 10%, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो दूसरा स्टेप ये आ गया। पहला आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर कैसे निकालोगे? जो एक्चुअल है 60,000, उसमें से नॉर्मल घटा दो 50,000 का, तो 10,000 रुपये का आ गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालनी है? गुडविल जो है 3 ईयर परचेज ऑफ दी सुपर प्रॉफिट। तो 3 से जो है फिर इसको सुपर प्रॉफिट को गुणा कर दो, 30,000 रुपये की गुडविल आ जाएगी। सिंपल मेथड है बिल्कुल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फॉर द ईयर 68,000। एवरेज प्रॉफिट आपका दे दिया। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म 3,50,000 रुपये। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो 3,50,000 का 12%, ये तो आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। 68,000 रुपये नॉर्मली कमाना चाहिए, लेकिन पार्टनर का रेमुनरेशन भी देना है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये रेमुनरेशन घटा दो सैलरी पार्टनर की, तो 60,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने निकाला है 3,50,000 का 12%। तो सुपर निकाल दो, 60,000 माइनस 42,000, ये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर परचेज, तो 18,000 गुना 2, ये आ जाएगी गुडविल। अब देखिए फर्म एवरेज प्रॉफिट है 70,000, अब नॉर्मल प्रॉफिट है 5,000, ये 5,000 घटा दो, एवरेज प्रॉफिट 65,000 आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड है 5,50,000 रुपये और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 55,000। तो एवरेज प्रॉफिट 65,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 55 नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 टाइम ऑफ दी सुपर गुडविल। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम ऑफ दी सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के 4 गुना के बराबर जो है ये गुडविल आ जाएगी। देखिए एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाई ए फर्म 80,000, अंडर वैल्यूड ऑफ रुपीज 8,000, 8,000 से कम आका गया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। कैपिटल इन्वेस्टेड 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, 64,000 सुपर आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट को 7 गुना के बराबर गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 18,000 एवरेज माइनस 64,000, नॉर्मल 24,000 रुपये और सुपर प्रॉफिट जो है 1,68,000 रुपये आ जाएगा। अब देखिए 1 अप्रैल 2018 को किसी फर्म के पास 75,000 रुपये की एसेट्स थी और 5,000 रुपये का इंक्लूडिंग कैश, यानी टोटल 75,000 रुपये की एसेट्स थी। क्रेडिटर थे उसके 5,000 रुपये के। अब कैपिटल दे नहीं रखी आपको सीधी, अब निकालनी पड़ेगी। कैपिटल कैसे निकलेगी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये भी फार्मूला होता है, असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर बीपी वगैरह। तो 75,000 माइनस 5,000, 70,000 रुपये आ गया आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल या कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी निकल सकती है, कैपिटल प्लस रिजर्व फंड जो है 60,000 रुपये की कैपिटल और जो 10,000 रुपये का रिजर्व फंड जो है, इसमें 2018 को 75,000, द फर्म हैड ए रिजर्व फंड 10,000 रुपये का भी है। तो 10,000 रुपये का रिजर्व फंड जो है ये 60,000 रुपये की कैपिटल उसने जो है व्यवसाय आरंभ किया था। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 60,000 कैपिटल के और 10,000 रिजर्व फंड के, या फिर असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। दोनों फार्मूले जो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन कैसा भी आपका पेपर में आ सकता है।
तो कैपिटल इम्प्लाइड सिंपल भी दे दी जा सकती है, कैपिटल इम्प्लाइड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, और कैपिटल इम्प्लाइड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व। तो दोनों से सेम कैपिटल इम्प्लॉयड आएगी। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है 20% है रेट, तो 14,000 रुपये का आ जाएगा। सुपर कितना आ जाएगा फिर? सुपर जो है आपका जो गुडविल, अब देखो क्या क्या रखा है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 24,000। अब आपको गुडविल दे दी 24,000 रुपये, अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो उसी फार्मूले में लगा दो। गुडविल का क्या फार्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल जो है आपकी 24,000 रुपये है, सुपर प्रॉफिट निकालना है इंटू 4, ये जो है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाएगा 6,000 रुपये। और सुपर प्रॉफिट 6,000 रुपये, एवरेज प्रॉफिट जो है वो 14, नॉर्मल प्रॉफिट 14,000 रुपये जो अभी आपने निकाला था नॉर्मल, ये जो है आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट 14,000 रुपये, और एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका फिर यहाँ से एवरेज निकल जाएगा, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपये। इसी फार्मूले में लगाते चलो इनको। तो ऐसे जो है मिसिंग फिगर भी आपको निकालनी पड़ सकती है। तो इसमें क्या था? परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना था, तो आपको गुडविल दे दी तो सुपर प्रॉफिट भी निकालना पड़ गया। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद फिर सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 6,000 आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल 14 है, तो इस फार्मूले में रख दो, यहाँ से आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए एक फर्म के पास जो है 10,000 रुपये की असेट्स हैं, एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000 रुपये का स्टॉक है, तो टोटल 1,20,000 रुपये की होगी। पार्टनर की कैपिटल है 60,000 रुपये और लाइबिलिटी है पार्टनर की 10,000 रुपये, तो इसका मतलब रिजर्व, बाकी का रिजर्व बच गया 50,000 रुपये। तो जो है अब आपके जो है कैपिटल इम्प्लाइड देखिए, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म जो है 60,000 फॉर ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटल इम्प्लॉयड कितनी बनेगी आपकी? असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। एक फार्मूला तो ये है, असेट्स कितनी है 1,20,000 और माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी है 10,000, तो ये कैपिटल इम्प्लॉयड बन जाएगी 1,10,000 रुपये। इसका 8% जो है नॉर्मल कमाते हैं, तो ये जो है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल का क्या फार्मूला है? गुडविल 60,000 रुपये दे रखी है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर कैसे निकालोगे? गुडविल ऑफ द फर्म 60,000, अब जो है सुपर इस फार्मूले से निकल जाएगा इंटू 4, यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे इसको, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। अब सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज आपको निकालना है, नॉर्मल आपने निकाल लिया 8800 और सुपर आपने निकाल लिया 15,000, तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो कैपिटल इम्प्लाइड देखो ऐसे निकल जाती है 1,20,000 माइनस लाइबिलिटी 10,000, या कैपिटल इम्प्लाइड कैपिटल प्लस रिजर्व 60,000 जमा 50,000। कैपिटल 60,000 है और 50,000 का रिजर्व है, दोनों तरीके से जो है कैपिटल निकल जाती है। अब औसत लाभ और अधिलाभ विधि में क्या अंतर है? देखिए औसत लाभ गत वर्षों के लाभों का औसत होता है, अधिलाभ औसत लाभों का सामान्य लाभ पर अधिक होता है। औसत लाभ की गणना करते समय सामान्य आय दर पर ध्यान नहीं दिया जाता, और अधिलाभ की गणना करते समय जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या सामान्य आय दर की गणना पर आय दर पर ध्यान रखा जाता है। औसत लाभ की गणना करने के लिए अधिलाभ की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि अधिलाभ की गणना करने के लिए औसत लाभ की आवश्यकता पड़ती है। यह आ जाता है कई बार आपका कि भाई औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में मेथड में क्या डिफरेंस है। औसत लाभ में गत वर्षों के लाभों का औसत लेते हैं, लेकिन अधिलाभ में औसत लाभों का सामान्य लाभों पर अधिक होता है। औसत लाभ की गणना करते समय सामान्य आय दर पर ध्यान नहीं दिया जाता, नॉर्मल ऑफ रिटर्न का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ध्यान में रखा जाता है। और औसत लाभ की गणना करने के लिए सुपर प्रॉफिट की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अधिलाभ की गणना करने के लिए एवरेज प्रॉफिट की आवश्यकता पड़ती है। यानी एवरेज प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। पूंजीकरण विधि चौथी विधि है, कैपिटलाइजेशन मेथड, लास्ट मेथड है ये। लाभ के पूंजीकरण की विधि में व्यवसाय के लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाएगा, यानी लाभों का कैपिटलाइजेशन किया जाता है, और पूंजीकरण से एक निश्चित लाभ की राशि अर्जित करने के लिए व्यवसाय को कितनी राशि की आवश्यकता होगी, इसे ही हम पूंजीकरण कहते हैं।
यानी एक निश्चित लाभ कमाने के लिए हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, वही ख्याति का मूल्य माना जाता है। ये भी दो तरह से होता है फिर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, पहले जो सुपर प्रॉफिट ही निकालोगी, जो पीछे आप निकाल चुके हो। तो गुडविल का फार्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10% 10 प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 100 पूंजी की जरूरत होती है, 100 रुपये की। अगर सुपर प्रॉफिट आपका 5,000 रुपये है, तो 5,000 सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, वही गुडविल कहलाएगी। तो ये सुपर प्रॉफिट की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसे पीछे आपने सुपर प्रॉफिट विधि में की थी। तो ये बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट 1,00,000, देखो एवरेज प्रॉफिट आ गया। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टू 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। द असेट्स ऑफ द बिजनेस 10,00,000 और लाइबिलिटी 1,80,000, तो कैपिटल इंप्लाइड निकल जाएगी 10,00,000 माइनस 1,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 10%, तो 8,20,000 में 10% 82,000 रुपये, ये जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 1,00,000 रुपये दे रखा है, नॉर्मल आ गया 82,000 रुपये, तो सुपर आ जाएगा 18,000 रुपये, दोनों को घटा दो। तो गुडविल की का क्या फार्मूला है फिर, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये जो है 1,80,000 रुपये आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको जो निकालनी है असेट्स माइनस लाइबिलिटी के हिसाब से, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, ये जो है नॉर्मल प्रॉफिट जो है आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, फिर सुपर निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर सुपर गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फार्मूले आपको याद रखने, सिंपल है, याद हो जाएंगे आराम से। अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए फर्म के औसत लाभ को सामान्य प्रतिफल की दर से कैपिटलाइज किया जाता है, पूंजीकृत किया जाता है, तथा इसे ही वास्तविक विनियोजित पूंजी को इसमें से घटा दिया जाएगा, और जो शेष बचेगा वही ख्याति का मूल्य कहलाएगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन निकालोगे, जैसे सुपर प्रॉफिट का निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा पिछले मेथड की तरह, फिर उसके बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रो एवरेज प्रॉफिट आएगा ये। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, जो असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये असेट्स में जो है ऑल असेट्स वैल्यूड एट देयर करंट वैल्यू अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको छोड़ देंगे। यानी गुडविल शामिल नहीं होगी, फिक्टिशियस असेट्स शामिल नहीं होंगी, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होंगे, और माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, और फिर वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज या एनुअल प्रॉफिट, जो यहाँ से निकालेंगे, और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देंगे। ये जो है, जो आपकी यहाँ से कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड घट जाएगी, तो वही गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं इसको, दोनों विधि से निकालना है इसमें, औसत लाभ विधि और अधिलाभों का की पूंजीकरण विधि, औसत लाभ का पूंजीकरण और एवरेज प्रॉफिट का पूंजीकरण। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए इसका जो है कैपिटल है 3,00,000 और 2,00,000। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न ए प्रॉफिट 1,50,000, 1,50,000 का प्रॉफिट कमाया, ये तो हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3,00,000 और 2,00,000, 5,00,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है। फिर वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो अभी निकाली थी 7,50,000 रुपये माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 5,00,000 रुपये, ये गुडविल आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से ऐसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट जो भी आपने किया था पीछे, पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, जो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट 5,00,000 का 20%, जो भी कम आपने जो है नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 5,00,000, उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 20%, तो 20/100 1,00,000 आ गया। और उसके बाद जो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो है एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 था, नॉर्मल जो है 1,00,000 था, 50,000 आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो है 2,50,000 रुपये। आगे देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 70,000, 70,000 आ गया।
फिर आपको नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल के लिए क्या है, फर्म ने जो है असेट्स 7 लाख की हैं और 1.5 लाख की लाइबिलिटी है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो नॉर्मल निकालो 5,50,000, 10% आपकी जो है ये जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 55,000 रुपये आ जाएगा। सुपर कैसे निकलेगा आप, 70,000 एवरेज माइनस 55,000 नॉर्मल, तो ये जो है सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फार्मूला अगर आपको याद होता है तो बहुत आसानी से जो है आप निकाल सकते हो। अब एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से 70,000 का एवरेज प्रॉफिट है, इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दो 70,000 इंटू 100 बटे 10, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 थी। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड जो पीछे निकाली थी आपने, असेट्स माइनस लाइबिलिटी 5,50,000 रुपये, तो गुडविल आ जाएगी आपकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7 लाख और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो है गुडविल आ गई 1.5 लाख रुपये। ऐसे जो है आराम से जो है आप इसको कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए ये जो है आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं ये तो यहाँ पर जो है ये सारा मेथड जो है ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको जो है ये काफ़ी अच्छे से जो है ये मेथड समझ आ गए होंगे और इनको आप पेपर में अगर आएगा तो आराम से जो है इसको हल कर सकते हो। तो चारों मेथड जो है यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।